किसान आंदोलन के बीच पिछले कुछ दिनों से एक हंगामा और शुरू हो चुका है कि सरकार सारी सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है। और ये हंगामा कब से शुरू हुआ? बजट वाले दिन से। जैसे ही संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा, बस फिर क्या था, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को पैसा देने के बजाय मोदी सरकार भारत की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रही है। बस फिर क्या था, तुरंत ममता बनर्जी का बयान आया कि भाजपा एक तरफ तो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती है और दूसरी तरफ पूरे देश को ही बेच रही है। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि भारत को बेचने के लिए आया है। खैर, पक्ष और विपक्ष के बीच नेताओं का टकराव तो चलता रहेगा, पर हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन सब के पीछे पूरा सच क्या है। आखिर निजीकरण के पीछे सरकार के इरादे क्या हैं और विपक्ष जिस वजह से इसको गलत बता रहा है वो वजह है भी या नहीं, या सिर्फ हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं इस पूरे मामले को। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए, ताकि आपको हमारी वीडियोज लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रकरण को दो हिस्सों में समझते हैं। पहला हिस्सा, आखिर सरकार को इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा हिस्सा कि आखिर इतना हंगामा क्यों मचा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत का फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा कोरोना महामारी के बाद लगातार बढ़ता ही चला गया। मतलब खर्च ज़्यादा और कमाई कम। खर्च और कमाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर। आइए इसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा मकान है जिसमें 10 कमरे हैं और आपने उन 10 कमरों को किराए पे चढ़ा रखा है। उनसे आपको 20,000 रुपये महीने का किराया आता है, पर किसी कारणवश आपका महीने का खर्च बढ़ के 22,000 रुपये पहुँच जाता है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप किराया बढ़ा देंगे या तो कुछ ऐसी संपत्ति बेचेंगे जिससे ये 2,000 रुपये जो ज़्यादा खर्च आ रहे हैं उसे संतुलित किया जा सके। मान लीजिए आपके पास पुरानी पड़ी एक कार है जिसे बेचकर आप अपने मकान को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1-2 कमरे और बनवा सकते हैं, जिससे आपका खर्च भी आगे आने वाले समय में संतुलित रह सके। तो आप क्या करते हैं, आप उस खर्च को संतुलित करने के लिए अपनी कार बेच देते हैं। ठीक ऐसा ही काम हमारी सरकार भी कर रही है। सरकार भी आम जनता पर टैक्स न बढ़ाकर जो कंपनियां जर्जर अवस्था में चली गई थी उनका निजीकरण कर रही है। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन कंपनियों को हर साल हमारे पैसे से संतुलित किया जाता था। इनके घाटों को टैक्स पेयर के पैसों से बैलेंस किया जाता था। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं 2018 में इन सरकारी कंपनियों का घाटा 90,000 करोड़ रुपए था। 2019 में ये घाटा बढ़कर 1,06,000 करोड़ पहुंच गया और 2020 में ये घाटा 73,000 करोड़ था। और ये पैसा हमारे टैक्स के पैसों से जाता था। इन कंपनियों को सरकार हमारे टैक्स के पैसों से संतुलित करती थी। और ये कहाँ की समझदारी है। और ऐसा भी नहीं है कि निजीकरण से इन कंपनियों का कुछ नुकसान है, बल्कि इसके उलट अच्छी टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट मिलने के कारण ये कंपनियों के पास पूरी संभावना रहेगी कि अपने पुराने स्वरूप में फिर से लौट सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर जिस पर हंगामा मचा है। और दूसरा हिस्सा क्या है? यहाँ विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार ऐसी कंपनियों को बेचना चाह रही है जो जर्जर अवस्था में है या जो घाटे में चल रही है, तो फिर सरकार LIC को क्यों बेच रही है, क्योंकि LIC तो लगातार फायदे में ही चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ स्पष्ट कर लें कि LIC को सरकार बेच नहीं रही है, उसका निजीकरण नहीं कर रही है, बल्कि इसका विनिवेश किया जा रहा है। मतलब इसके कुछ शेयर बाजार में उतारे जाएंगे जो आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे। तो क्या है निजीकरण और विनिवेश के बीच का फर्क? निजीकरण में मालिकाना हक आपके पास नहीं होता है, वो किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है
जिससे आप उस कंपनी को बेचते हैं, जबकि विनिवेश में मालिकाना हक आपके पास रहता है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदता है और वो जितने शेयर्स खरीदता है उतने % का वो मालिक होता है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि यदि LIC फायदे में ही चल रही थी तो इसकी विनिवेश की भी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे हम लोगों का फ़ायदा है, हमारा और आपका फ़ायदा है। दोस्तों, आप या आपके परिवार में किसी न किसी ने तो LIC की पॉलिसी ली होगी और आप सालाना प्रीमियर भी जमा करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके द्वारा दिया गया LIC को पैसा कहाँ जाता है? LIC आपके पैसों को उन सरकारी कंपनियों या बैंकों में लगाता है जो लगातार घाटे में चल रहे होते हैं। इसीलिए ये अक्सर देखा जाता है कि LIC के पॉलिसी धारकों को कभी भी उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना कि एक प्राइवेट या निजी इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी धारकों को देते हैं। अब ये सीधी सी और समझने वाली बात है कि यदि पैसे घाटे में चल रहे कंपनियों पर लगाए जाएंगे तो पॉलिसी धारकों को यानी हम लोगों को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। आर्थिक मामलों के जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि पिछले 50 सालों में LIC का इस्तेमाल जिस तरीके से सरकारी कंपनियों और बैंकों के घाटा को संतुलित करने के लिए किया गया, उससे सरकार का तो बजट घाटा कम हो गया, पर आम आदमी को इससे खासा नुकसान उठाना पड़ा। तो सरकार के इस कदम से अब LIC पूरी तरह से पारदर्शी होंगी और जो LIC हमें साल के अंतिम में ये बताती थी कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ, उसके पहले हमें इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता था कि LIC हमारे पैसों के साथ क्या कर रही है। अब उसे ये रिपोर्ट कार्ड हमें हर महीने देना होगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पिछली सरकारें LIC का विनिवेश क्यों नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक वही तो था जो पूरी तरह से अपारदर्शी था और जिसका इस्तेमाल सरकारें अपने हिसाब से करती थी, चाहे इससे जनता का फ़ायदा हो या नुकसान हो। और मेरा मानना है कि भारत में हर संस्था को पारदर्शी होना चाहिए। इससे लोकतंत्र की गरिमा और हमारा विश्वास दोनों बना रहता है। और इतने वर्षों के बाद अब जब भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है तो बस यही कहा जा सकता है, देर आए पर दुरुस्त आए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।